हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की बात स्टार्ट करी थी। उसमें हमने मोल्टन NaCl लिया था, एक्वस NaCl लिया था जिसमें कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट केस अलग बताया था, और एक केस हमने लिया था जिसमें एक्वस NaCl के साथ, ठीक है, मरकरी की हमने क्या ली थी, एक इलेक्ट्रोड ली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। सिल्वर इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या है कि दोनों ही कैथोड और एनोड दोनों ही किसकी बनी हुई होगी, सिल्वर की बनी होगी, Ag की बनी हुई। मैं एक ही कंपोनेंट इसलिए ले रहा हूं ताकि कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना हो। NaCl के ऐसे कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड्स ही हमने चेंज कर दिए, ठीक है। पिछले केस में हमने सिर्फ एक मरकरी की एक ही चेंज करी थी, इस बार हमने क्या करा, दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड दोनों किसकी बना दी, सिल्वर की। तो अब इसमें देखें हम, तो एक्वस NaCl है, तो एक्वस NaCl में से तो क्या ब्रेकआउट होगा, Na प्लस और Cl माइनस, और H2 होगा H प्लस और OH माइनस में ब्रेक। अब दो कैटायन और दो एनायन हमें मिल जाएंगे, तो एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पे कौन आता है, एनायन। एनायन हमारे पास दो है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। तो अब बताइए आप कि एनोड पे कौन, क्लोराइड मिलेगा या हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। एक केस को छोड़ के, ठीक है, डाइल्यूट वाले केस या वेरी डाइल्यूट वाले केस में हमने क्या देखा था, हाइड्रोक्साइड जाता है, और जनरली उसके अलावा कौन जाएगा, क्लोराइड जाएगा। वो सारी डिटेल में बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो इसके अकॉर्डिंग कौन जाना चाहिए, क्लोराइड। लेकिन ठीक है, आप सोच रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में क्या होता है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाता है एनोड पे। ऐसा क्यों, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जब मैंने स्टार्ट करा था तो उसके लेक्चर में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। तो एक पॉइंट, ठीक है, नोट्स निकालो, उस पॉइंट को ध्यान से देखना। मैंने लिखाया था कि अगर एनोड खुद किसी में, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का ना हो, लाइक प्लेटिनम ग्रेफाइट का ना हो, खुद इनर्ट इलेक्ट्रोड का ना हो, खुद किसी मेटल का बना हो, तो उस इलेक्ट्रोड का या उस एनोड का खुद का ऑक्सीडेशन होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ दूसरे आयन के, ठीक है। कोई भी आयन हो दूसरे उसके साथ में, ठीक है, कोई भी एनायन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रायोरिटी में। अगर एनोड खुद किसी मेटल का बना है तो उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। तो यहाँ हमने बोल दिया कि यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों किसके बने हुए, सिल्वर के बने हुए। तो सिल्वर का क्या है हमारे पास, एनोड है, तो एनोड है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो यहाँ पर इसलिए सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे एनाइन कौन से है नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट उसी रेफरेंस में लिखाया था, क्योंकि मैंने बोला था ये पॉइंट आगे काम आएगा नहीं। तो यहां से सिल्वर का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ Ag प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब कैथोड पे क्योंकि क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होता है, कैटाइन जाएगा कैथोड के पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो Na प्लस और H प्लस दो कैटाइन तो हमारे पास ऑलरेडी थे, ठीक है। अब इसमें एक कैटाइन एक्स्ट्रा ऐड हुआ किसके बाद, एनोड की ऊपर जो रिएक्शन हुई सिल्वर का ऑक्सीडेशन होने के बाद। इसलिए पॉइंट भी मैंने लिखाया था कि हमेशा हम जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड की रिएक्शन को पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद कैथोड को करेंगे। तो वो रीजन में समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन होने से एक एक्स्ट्रा कैटाइन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कैटाइन हमारे क्या हो गया, सॉल्यूशन के अंदर जनरेट हो गया। तो Na प्लस और H प्लस के अलावा Ag प्लस भी हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन के अंदर मिल गया। अब Na प्लस H प्लस और Ag प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, जो सीरीज के अंदर लोअर साइड में मिलता है। और सबसे ऊपर Na मिलेगा, उसके नीचे H प्लस मिलेगा, और लास्ट में कौन मिलेगा, Ag। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, Ag का ही। तो यहाँ पर Ag का रिडक्शन होगा, Ag प्लस से इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्टीमेटली देखोगे तो क्या, एनोड पे ऑक्सीडेशन भी सिल्वर का हो रहा है और रिडक्शन भी किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है। और ये सिल्वर कौन सा है, एनोड खुद जो है, जिस एलिमेंट का एनोड बना है, मतलब एनोड का डिप्लेशन हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है एनोड। और ये Ag प्लस कहाँ जा रहा होगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा होगा। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है, उस कैथोड की साइज बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये किसका हो रहा है, एनोड का। तो मैंने लिखा है Ag सॉलिड एनोड। यहां पे जो रिडक्शन हो रहा है किस पे हो रहा है, कैथोड पे, मतलब कैथोड पे सिल्वर की जो साइज है इलेक्ट्रोड की वो बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, Ag सिल्वर कैथोड, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने इसको, ठीक है, ये डायग्राम देखोगे उससे थोड़ा और क्लियर होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है एनोड का, यहाँ पर क्या है,
सिल्वर का क्या है, एनोड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिल्वर का ही क्या है, कैथोड है, ये हम पहले मेंशन कर चुके हैं। नहीं, एनोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो यहां से इस इलेक्ट्रोड में से क्या होगा, Ag+। अब हमारे पास सॉल्यूशन NaCl है, एक्वस NaCl, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रोड में से Ag+ क्या हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर आते जा रहे हैं। और यही क्या हो रहा है, इस Ag+ का ही, क्योंकि इनमें से प्रायोरिटी देखेंगे तो Ag+ को प्रायोरिटी मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, तो Ag+ का ही क्या होता जा रहा है, रिडक्शन होता जा रहा है। तो ये तो हुआ मैंने इनिशियल। अब जैसे जैसे प्रोसेस होगा टाइम के साथ, तो तुम देखोगे यहाँ पे कि जो हमारी एनोड है, वो एनोड की साइज तो क्या हो जाएगी, कम, ठीक है, डिप्लेशन होगा, क्योंकि उसमें से क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड है, इसकी साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब इस फिनोमेना पे दो, ठीक है, दो प्रिंसिपल बेस्ड है, एक होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आपने सुना होगा, ठीक है, लोअर क्लासेस में हम कहीं ना कहीं एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो कोटिंग करते हैं उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वर्ड यूज होता है जनरली किसके अंदर, मेटलर्जी के अंदर। तो 12th क्लास में ही हम, ठीक है, आगे हम देखेंगे, मेटलर्जी हमारा एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। तो मेटलर्जी के अंदर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। रिफाइनिंग का मतलब है कि मेटल को और प्योरीफाई करना है। तो इसमें देखो, अगर मेरे पास सिल्वर का कोई मेरे पास स्लैब है कोई, ठीक है, मेटल की मेरे पास रॉड है सिल्वर की, ठीक है। अब मेरे को उसमें पता है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, तो उस इम्प्योरिटी को कैसे मैं सेपरेट करूं, तो उसको सेपरेट करने के लिए मैंने कहा कि उस सिल्वर के इलेक्ट्रोड को या उस सिल्वर की रॉड को मैंने क्या बना दिया, एनोड। जिसको प्योरीफाई करना है उसको क्या बना दो, एनोड, क्योंकि एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और एक प्योर, ठीक है, इसमें तो मैंने, ठीक है, सेम साइज के लिए, लेकिन बहुत, ठीक है, कैथोड जो होती है वो बिल्कुल थिन, ठीक है, बहुत पतली सी क्या ले लो, एक कैथोड ले लो थिन साइज की, जिसके ऊपर क्या हो सके, हमारा ये मेटल मतलब सिल्वर डिपॉजिट हो सके। जिस पे डिपॉजिट करवाना है, मतलब वो क्या ले लो, सिल्वर, क्योंकि हमें तो चाहिए क्या, सिल्वर को प्योरीफाई करना है, तो दूसरे मेटल पे तो डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो सिल्वर की एक पतली सी क्या ले लो, रॉड ले लो, या एक थिन सी उसकी शीट ले लो, उसके ऊपर हम क्या करें, सिल्वर को डिपॉजिट करवा लो, इस तरीके से प्योरीफाई हो जाएगा। अब इसमें जो भी इम्प्योरिटी रहेगी, ऑक्सीडेशन होता रहेगा, तो इसमें से कुछ इम्प्योरिटी जो निकलेगी वो आगे का नीचे एनोड की नीचे डिपॉजिट होती जाएगी। तो ये डॉट डॉट मैंने जो बनाया ये क्या है, इम्प्योरिटी है, क्योंकि एनोड के नीचे डिपॉजिट होती है इम्प्योरिटी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज है बस यहाँ पर। और ये सॉल्यूशन कोई सा भी ले लो, इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी ले लो, AgCl ले लो या और कोई ले लो, NaCl ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, दो चीजें, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। तो एक बार इसको कॉपी कर ले और कुछ पॉइंट्स है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एक पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे बता दो अगर कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो हमारा एनोड है, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड बनाया जाता है, और वो टाइम के साथ वो डिप्लीट होता है, तो उसकी साइज क्या होती है कि कम होती है। जिसके ऊपर हमने प्योर फॉर्म होता है, कैथोड को प्योर फॉर्म में लेते हैं हम मेटल को, जिसके ऊपर हमें डिपॉजिट कराना होता है उसी मेटल का, और उसकी साइज क्या होती जाती है, टाइम के साथ बढ़ती जाती है। अगर जितना मास, अगर इनिशियली जो हमने रॉड ली थी उसका मास मैंने क्या करा, मेजर कर लिया, फॉर एग्जांपल ये 5 ग्राम की था और ये 10 ग्राम का था, लेकिन टाइम के साथ मैंने देखा कि ये कितना हो गया, 4 ग्राम, तो ये 11 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन कुछ कम आ रहा है, 0.1 ग्राम की कम लग रहा है। ये जितना इसमें से जितना से डिप्लीट हुआ उतना ही उसका साइज या उसका वेट नहीं बढ़ा, उसका मतलब क्या, उतना अमाउंट जो डिफरेंस आ रहा मास में वो क्या हो गया, इम्प्योरिटी होगी। तो इस तरीके से हमें पता भी लग जाता है कितनी इम्प्योरिटी होती है उसमें। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर इसके कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं हम जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट है वेट ऑफ एनोड डिक्रीजेस, ठीक है, मैं बात कर ही चुका हूं कि एनोड का वेट क्या होगा, डिक्रीजेस ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ एनोड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एनोड का क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट, वेट ऑफ कैथोड इंक्रीजेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन कैथोड बिकॉज ऑफ रिडक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा और रिड्यूस होकर वहां पर क्या हो जाएगा, मेटल डिपॉजिट होगा, तो उसका वेट क्या होगा, कैथोड का बढ़ेगा। If weight of anode decreases is not equal to weight of cathode increases, then the difference in weight is impurity present in anode, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें,
द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एनोड इज डिपॉजिटेड बिलो द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस विच इज नोन एज एनोड मड। ठीक है, अब ये एनोड मड इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन जब मेटलर्जी पढ़ोगे तो वहां पर ये भी पूछा है कि एनोड मड में कौन कौन इस तरह क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, कि वो बोल देगा कि ये एलिमेंट है, तो बताओ इस मेटल का अगर मैं प्यूरिफाई कर रहा हूं तो एनोड मड क्या क्या होगा। तो जिस मेटल को आप प्यूरिफाई कर रहे हो, जिसको आपने एनोड बनाया और उसी मेटल को कैथोड बनाया, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो अपना आप क्या हो जाएंगे, एनोड मड के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के नाम जो है एनोड मड, ठीक है, ये बहुत यूज टू मिलेगा तुम्हें मेटलर्जी के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने समझाए थे वो मैंने लिख दिए। ठीक है, अब आ जाओ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था मैंने इसको एक तरीके से किया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग था, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हो देख लो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है रिफाइनमेंट ऑफ एनी मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज करके किसी भी मेटल को प्यूरिफाई करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। फिर लिखा है इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड, therefore it is used for refining of precious metal like silver, gold, copper etc up to 99.9%। देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव होता है, मतलब अप टू 99.9% तक मेटल हमारा क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम क्या देना पड़ रहा है, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर ओवरऑल जो कंजप्शन होता है एनर्जी का, या मैं बोल सकता हूँ जो इसमें कॉस्टिंग होती है बहुत हाई होती है। तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि हर मेटल के हम इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं, ये हम प्रीशियस मेटल जो ऑलरेडी बहुत क्या है कॉस्टली होते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा, तो उसी के लिए हम क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर के लिए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले एक बार। अब आ जाओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो मैंने बोला दो प्रिंसिपल बेस्ड इसमें, एक तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो हम देख चुके हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के लेयर को डिपॉजिट करना, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एनोड और कैथोड सेम मेटल की होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर एनोड और कैथोड अलग अलग एलिमेंट या मेटल की होगी। ठीक है, कैसे, तो यहां पे मैंने फिगर बना रखा है, उससे समझ सकते हैं। देखो इनिशियली क्या हो रहा है, मैंने वही लिया, वापस से क्या करा, जिस मेटल के ऊपर आपको प्लेटिंग करनी है या जिस मेटल के ऊपर आपको ऊपर लेयर चढ़ानी है, उसको तो क्या बनाना पड़ेगा हमेशा, कैथोड, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो मैंने यहां पर कॉपर ले लिया, कॉपर के ऊपर मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो मैंने उसको क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। उसी का मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, किसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, किसका, कॉपर का ही। और जिस एलिमेंट के, जिस मेटल की मुझे प्लेटिंग करनी है, उसको मैं क्या बना दूं, एनोड बना दूं। तो यहाँ मुझे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, तो मैंने सिल्वर को क्या बना दिया, एनोड बना दिया। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो एनोड पे देखोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पर वापस से देखोगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट के अंदर हमारे पास एक तो क्या होगा, कॉपर +2 आयन होगा और एक सल्फेट -2 आयन मिलेगा। साथ ही एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या होगा, H2O भी होगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो कॉपर सल्फेट है तो कॉपर +2 मिलेगा और सल्फेट -2 मिलेगा, और एक्वस है तो H2O से क्या मिलेगा, H+ और OH- मिलेगा। तो ये तो हो गए दो कैटायन, ये हो गए दो एनाइन। एनोड पे कौन जाएगा, एनाइन, एक तो सल्फेट और OH-, सल्फेट और OH-। लेकिन क्योंकि अभी मैंने बात करी थी कि अगर एनोड खुद मेटल का बना हो, ठीक है, एनोड खुद इनर्ट मटेरियल का ना हो, ठीक है, ग्रेफाइट, प्लेटिनम या कार्बन का ना हो, इनर्ट मटेरियल का ना बना हो, और किसी मेटल का हो, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनायन, ठीक है, वो मेटल या वो एलिमेंट खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इसलिए ठीक है, अभी जैसे लास्ट केस में हमने देखा था कि सल्फेट और हाइड्रोक्साइड की जगह खुद जो सिल्वर का हमारा एनोड बना हुआ वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब एनोड की रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, एनोड की रिएक्शन होने के बाद कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन।
तो कैथोड पे रिडक्शन होगा तो क्या चाहिए होगा मुझे, कैटायन, और कैटायन मेरे पास क्या, कॉपर प्लस टू H प्लस और Ag प्लस, ठीक है। तो कॉपर प्लस टू H प्लस और Ag प्लस, कॉपर प्लस टू ये है, ठीक है, H प्लस ये है, और Ag प्लस कहाँ से, अभी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो 3 मेरे पास क्या मिल गए, यहाँ पर भी कैटायन मिल गए, ठीक है। तो सेम ऐसा ही हो रहा था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी। अब यहाँ पर इन तीनों में से अगर हम बात करें तो Ag प्लस का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि इन तीनों में से हम कंपेयर करें तो सबसे ऊपर क्या होगा H प्लस, उसके नीचे कॉपर प्लस टू, और सबसे नीचे कौन, Ag प्लस। तो Ag जिसका मुझे रिडक्शन कराना वो क्या होगा, किसका होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अकॉर्डिंग Ag प्लस का। तो इसका ये रिडक्शन हुआ और Ag सॉलिड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो वापस से Ag का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा इसका, और कैथोड पे इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें तो वापस से वही, ठीक है, एनोड से कैथोड पे क्या हो रहा है, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। अब इस बार फर्क क्या हो गया, इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पिछली बार, ठीक है, यहाँ पे एनोड का अभी भी क्या हो रहा है, वेट कम हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें कुछ इंप्योरिटी होती तो यहाँ आ जाती है नहीं, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी प्योर फॉर्म में ले रहा हूँ एलिमेंट को, तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि कोई इंप्योरिटी ना हो, इसलिए कोई एनोड मोड की बात नहीं करते। तो इसका वेट कम हो रहा है और इसका वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके ऊपर हम प्लेटिंग करनी। तो जितना आप इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे इस ऊपर इसलिए नहीं करा क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं था। तो अगर मेरे को पूरे के ऊपर प्लेटिंग करनी थी तो पूरे को अंदर क्या कर देता, डिप कर देता। तो इतना इतना पार्ट डिप था, तो इसके ऊपर क्या हो गया, ये सिल्वर की लेयर, ठीक है, इस पर डिपॉजिट हो गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल, ठीक है। तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को डिपॉजिट करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। वहां पर दोनों इलेक्ट्रोड सेम होती है इलेक्ट्रोरिफाइनिंग में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग एलिमेंट की होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ध्यान ये रखना है कि जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी है, जिसकी प्लेटिंग करनी है, उसको क्या बनाना है, हमेशा कैथोड, ठीक है। और जिस एलिमेंट की लेयर चढ़ानी है उसको क्या बनाना पड़ेगा, एनोड, ठीक है। तो इसको कॉपी करें और कुछ पॉइंट्स और है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके जो बेसिक डिफरेंस वाले पॉइंट है वही लिखे मैंने नोट में। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ बोथ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज सेम, ठीक है। दोनों का प्रिंसिपल सेम है, वो देख ही लिया तुमने। बस फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड्स चेंज कर दिए। सेकेंड है, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सेम इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बट बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा था कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग दो क्या टर्म है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग टर्म तुम्हें मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। इलेक्ट्रो प्लेटिंग सुनते हुए आए होंगे छोटी क्लास में, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे यूज़ होता है ये भी ऑलरेडी शायद पढ़ा होगा कभी। अब बात करते हैं कुछ, ठीक है। अब ये जो दो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहा हूँ, ठीक है, 2-3 इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहा हूँ, ये ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं, ओवरऑल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस उसमें होता है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं तो मैंने एक साथ उसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने लिखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम एसिटेट या CH3CONA, इसको हम बोलते हैं कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। ये कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th क्लास का टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हम कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो वहां हम सिर्फ बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया तो यहाँ से इसको समझना उससे ज़्यादा ईजी होता है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझ लो और वहाँ पे भी हम समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन में कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। वापस से एक्वस लिया है तो CH3CONO का क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये कैटायन और एनाइन में ब्रेक होगा। इसी तरीके H2 कैटायन और एनाइन में क्या हुआ, ब्रेक हुआ। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इलेक्ट्रोड्स के बारे में, तो हम क्या मान के चलेंगे, उनको इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखेंगे, ठीक है। पिछले जितने भी केसेस लिखे मैंने वहाँ पे स्पेशली लिखा है, स्पेसिफिक लिखा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जहाँ पे मेरे को कैथोड चेंज करना था, इलेक्ट्रोड चेंज करना था, वहाँ जैसे मैंने कौन सा अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा, वहाँ पे हमने बता दिया। यहाँ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस CH3CONO है। इसका मतलब क्या है कि वो बाय डिफॉल्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड है हमारे पास प्लेटिनम के। तो
एनाइन ये मिलेगा। अब ये जो केसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लास्ट ये 2-3 केसेस, इनको क्या अल्टीमेटली तुम्हें याद ही रखने हैं, ठीक है, तो याद रखने वाले केसेस है, ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, ओवरऑल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो केसेस आ रहे हैं मैं उनको कंबाइन फॉर्म में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 एनाइन है। अब 2 एनाइन में अब ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं है, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें ये जो एसिटेट आयन है, ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसिटेट आयन का हाइड्रोक्साइड आयन से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो थोड़ा ये याद रखने वाले केसेस है। तो यहाँ पर जब देखोगे 2 एसिटेट आयन मैंने लिए, ठीक है, 2 क्यों लिए वो भी रीज़न अभी समझ में आ जाएगा। एसिटेट आयन लिया, उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करा, और ये डॉट का मतलब है यहाँ पर फ्री रेडिकल, ठीक है, ये ऊपर हम फ्री रेडिकल के लिए जो डॉट बनाते हैं तो वही है, तो एसिडेट फ्री रेडिकल बना है यहाँ पे, 2 थे इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और 2 यहाँ पर बने। फर्दर फिर क्या होता है एनोड के ऊपर, ये जो फ्री रेडिकल बना है, फ्री रेडिकल में से क्या होगा, CO2, फ्री रेडिकल में से क्या होता है, CO2 लिबरेट हो जाता है और सिर्फ क्या बचता है, CH3 बचता है, ठीक है। फिर 2 CH3, जो 2 CH3 आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते, CH3 मतलब C2H6, तो इथेन गैस ये बना लेते। तो अल्टीमेटली जो कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये क्या है, एल्कीन बनाने का एक मेथड है यानी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन, मैं बता देता हूँ। ये इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड ऐसे होता है। नेगेटिव मतलब मैंने बताया था ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब नेगेटिव चार्ज है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, एक तरीके से फ्री रेडिकल हो गया। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल से फिर ये CH3, तो ऐसा समझना, अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, अब फ्री रेडिकल बना है तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या हुआ, फर्दर ब्रेक हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये फर्दर ब्रेक हुआ, तो ठीक है 3 हाइड्रोजन होंगे इसके ऊपर, तो ये 1 2 और 3 हाइड्रोजन, और ये कार्बन का फ्री रेडिकल, ठीक है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्डेड सिंगल 1 2 3 4 और 5, तो इसके पास एक अनपेड, इसका एक अनपेड, दोनों मिलके क्या होंगे, शेयरिंग करके, और ये क्या बना लेंगे, CO2, तो ये CO2 तो क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, और CH3 फ्री रेडिकल रह जाएगा। तो इस तरीके से 2 CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन होके और क्या बना लेंगे, इथेन गैस बना लेंगे। तो एनोड के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एनोड के ऊपर हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, या हमें इथेन या ये गैस मिलेगी। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, कैटाइन का। कैटाइन हमारे पास क्या है, Na+ और H+ है, ठीक है, Na+ और H+ कैटाइन है, ठीक है। तो दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो किसका होगा, H+ का। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हुए मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमेशा यहाँ ध्यान रखोगे तुम कि फ्री रेडिकल जो बन रहा है, फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, ठीक है। देखो 2 चीजें, एक तो जितने हमारे पास जो हमारे पास सॉल्ट होगा, ठीक है, एल्केन जो ये सॉल्ट होगा, ठीक है, उस सॉल्ट के अंदर जितने कार्बन है उस कार्बन के अंदर उस एक कार्बन को छोड़ना पड़ेगा जो CO2 के फॉर्म में निकलेगा, और जो पीछे वाली चेन होगी, ठीक है, वो हमारा क्या, एल्केन बनेगा। अब वो एल्केन किससे कंबाइन होता है, उसी के तरह के एक मॉलिक्यूल के साथ। तो अगर ये मैं बोल रहा हूँ एक CH3 है तो दूसरे CH3 के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, C2H6। अगर मैंने एक लिया तो मुझे डबल मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे C2H5 ले लेता, इसकी जगह CH3 की जगह C2H5 ले लेता, तो C2H5 लेने से वो दूसरे C2H5 के फ्री रेडिकल से कंबाइन होता, और दूसरे C2H5 से कंबाइन होने पर वहां पर हमें क्या मिलता, C4 मिल जाता H10, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल है 2, तो ये कंबाइन हुए तो क्या बना लिया इसने, CH3, तो ये मैंने एक तरीके से C1 हुआ। अगर मैंने C2H5 लिया, इसके 2 ले लेंगे फ्री रेडिकल, तो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, C2H5 और C2H5, तो ये तो क्या बनाया, C2H6 बना लिया इथेन, और ये क्या बना लेगा, C4H10 ब्यूटेन।
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी जो हमें एल्केन मिल रहा है उसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, और यहाँ पे भी एल्केन मिल रहा है उसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं। मतलब तुम ऑड लो या इवन लो, क्योंकि ऑड और ऑड कंबाइन होगा तो भी इवन बनेगा और इवन इवन कंबाइन होगा तो भी इवन बनेगा। इसका मतलब ये कि हमेशा हमें इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले क्या मिलेंगे, एल्केन मिलेंगे। तो अगर कोई मेथड, ठीक है, और रिग में पढ़ते इन चीज़ों को कि अगर हमें ऑड नंबर ऑफ मेथड या ऑड नंबर ऑफ कार्बन का मुझे एल्केन बनाना है तो कभी मैं कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज नहीं करूंगा, उसमें हमेशा मुझे कैसे मिलेगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अगर मुझे प्रोपेन बनाना होगा तो वो कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से नहीं बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये, तो वही लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इसमें इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टोटल गैसेस क्या कितनी इवॉल्व हो रही है। तो ध्यान से देखोगे तो एनोड पे दो गैस मिल रही है, एक तो CO2 गैस मिल रही है और एक इथेन भी, क्या लोअर मासेस वाली क्या होती है, गैस फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो ये भी क्या इथेन गैस मिल रही है, और कैथोड पे भी क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस। तो टोटल 1 2 3 गैसेस मिल रही है हमें। ठीक, तो इस तरीके से जाना। ये भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होगी, तो कैथोड पे, CO2 का लिबरेट होगी तो एनोड पे, एल्केन का बनेगा एनोड पे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। तो इसको कॉपी कर ले एक बार। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो वापस से इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 का क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं यहाँ पे। वापस से H2SO4 है। ठीक है, तो 2H+ है तो एक पहला, ठीक है, ये हम केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो Ka1 और Ka2 होता है, तो Ka2 की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, तो वो कम फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ A के लिखा है। ठीक है, तो ये बाइसल्फेट आयन मिला मुझे H+ और HSO4 माइनस, A के H+, और H2 से क्या मिला मुझे, H+ और OH माइनस। वापस से एनोड, ठीक है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन देखेंगे। अब इसमें दो तरीके से हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक होता है केस 1 जिसमें हम लिखते हैं यूजिंग लो चार्ज डेंसिटी। लो चार्ज डेंसिटी मतलब है उसमें हमें कि, ठीक है, करंट जो प्रोवाइड करे इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो करंट हम पास कर रहे हैं वो लो चार्ज डेंसिटी, या हम बोल सकते हैं कम करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लो चार्ज डेंसिटी। अगर उसमें हाई वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे हाई चार्ज डेंसिटी। तो लो चार्ज डेंसिटी अगर नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लो या हाई, तो हम उसको नॉर्मल केस मान के चलेंगे, कौन सा, लो चार्ज डेंसिटी। अगर हाई चार्ज डेंसिटी होगा तो स्पेसिफिक वो हमेशा क्या होगा, लिखा हुआ होगा, वो गिवन होगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने नॉर्मल केस लिख दिया। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा क्या मान के चलेंगे, हम लो चार्ज डेंसिटी मान के चलेंगे। और अगर स्पेसिफिक अगर उसको पूछना होगा तो वो लिख के देगा हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ इसलिए मैंने इस पे लिख दिया लो चार्ज डेंसिटी, मतलब नॉर्मल केस होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनायन आएगा, और दो हमारे पास एनायन है, बाइसल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वापस से ये भी याद रखने वाली चीज है। ठीक है, इसमें से जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है, नॉर्मली हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है बाइसल्फेट आयन से। ठीक है, तो वो 2OH माइनस से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आप देख चुके रिएक्शन इस तरह के हम, ठीक है, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, साथ में H2+ 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कैथोड पे जब आप जाओगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा, एक ही कैटायन मिलेगा, क्योंकि H2 से भी H+ मिल रहा है और H2SO4 से भी H+ मिल रहा है, तो एक ही अल्टीमेटली एक ही कैटायन हो H+। तो इसका क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होके वो H2 गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें, वापस से दोनों को ऐड कर दें हम, तो दोनों को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्या लग रहा है कि वाटर का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस हमें क्या होती जाएगी, लिबरेट होती हुई मिलेगी। फिर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2H2 है। ठीक है, तो इस तरह का पहले मैं करवा चुका हूँ, तो ये अल्टीमेटली H2 है। अगर मैं हाई चार्ज डेंसिटी की बात करें, ठीक है, जब अगर हम करंट यहाँ पे लो चार्ज डेंसिटी, जिसको नॉर्मल केस बोल रहा हूँ, जब हाई चार्ज डेंसिटी हम यूज़ करेंगे तब फिर से स्पेसिफिक तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मली हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है SO4 से या बाइसल्फेट आयन से। लेकिन हाई चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, बाइसल्फेट आयन, ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने वाले केसेस है लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि
एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन एनायन का होगा, तो 2 एनायन है, लेकिन हाई, ये डिफरेंस है लो चार्ज डेंसिटी और हाई चार्ज डेंसिटी में। तो हाई चार्ज डेंसिटी अगर दे रखा है तो बाइसल्फेट का तुम्हें ऑक्सीडेशन करवाना है, और अगर लो चार्ज डेंसिटी दे रखा है तो तुम हाइड्रोक्साइड का क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे। तो यहाँ पर इसका जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो वापस से मैंने क्या करे, 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2, ठीक है, 2 मोल लिए इसके बाइसल्फेट आयन के, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे और ट्वाइस कर दो इसका, तो H2S2O8, तो ये H2S2O8 हमें मिल जाएगा, ठीक, ये एसिड मिल जाएगा। अब इसमें भी ध्यान रखना है, ठीक है, दो चीज़ें इसमें, ठीक है, तो इसको कॉपी करें, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इसमें देखा है, इफ इट इज गिवन दैट 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड, देन आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ बाइसल्फेट आयन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अकर्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि मैंने बोला कि एनोड या कैथोड जो भी हम, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने बोला था कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है एनोड पे, वो एनायन पहले जाता है। नहीं, अगर वो एनायन पूरा क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसके बाद में जो एनायन होगा उसका नंबर आएगा, फिर वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उसके बाद जो तीसरा नंबर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो वही मतलब है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कि एनोड पे, ठीक है, 22, वो बोलेगा कि एनोड पे हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, नहीं, तो बताइए दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पे दोनों एनाइंस की वो बात कर रहा है कि ये एनाइन जाने के बाद दूसरा एनाइन, तो पहला एनाइन तो बाइसल्फेट है, तो बाइसल्फेट से तो हमें H2S2O8, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। और वो बोले कि नहीं, एक को प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा एनोड पे, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा तो ये तो एक्वस H2 रह गई, और ऑक्सीजन गैस मिलेगी हमें एनोड के ऊपर, ठीक है। कैथोड पे वापस से एक ही रहेगा, वो H+ कैटायन रहेगा, ठीक है, तो कैटायन का हम क्या कर देंगे, रिडक्शन करेंगे, और H2 गैस हमें मिलेगी कैथोड पे। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि यही मेथड, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 का जो मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। तो कैसे होता है, अब इतना प्रोसेस तो क्या रहता है, उसके लिए भी सेम रहता है, यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन जरूरी नहीं है कि एनोड पे कौन सा होना चाहिए, मतलब अगर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनानी है तो ये याद रखना पड़ेगा कि हाई चार्ज डेंसिटी यूज करना है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, बाइसल्फेट आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे H2S2O8 आपका प्रोडक्ट मिलेगा। अब ठीक है, तो वही चीज लिखा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑल्सो फॉर्म्ड बाय दिस मेथड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ H2S2O8, ठीक है। एनोड पे हमें ये जो प्रोडक्ट मिला, अब इस प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, और इसका क्या करते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करना है, नहीं, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस करने से हमें क्या मिलेगा, H2O2 मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2S2O8 का हाइड्रोलाइसिस मतलब H2 से रिएक्शन करा दो, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगी, तो देखो 2 इधर और 2 इधर, 2 सल्फर है तो 1 सल्फर इधर, 1 सल्फर इधर, 8 और 1 9, टोटल 9 ऑक्सीजन है, तो 4 इधर और 5 इधर, तो एक तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिला, और एक, ठीक है, H2SO5 मिला, ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में एक पेरोक्साइड बॉन्ड हमें मिल जाता है। अब फर्दर ये जो H2SO5 है, ठीक है, ये तो H2SO4 बन गया, साथ में जो H2SO5 है ये फर्दर H2O से रिएक्ट करके और फिर से क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहाँ पे जो पेरोक्साइड बॉन्ड था, ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड था इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, वो ब्रेक हो गए, इस वाटर के साथ वो जुड़ जाएगा, और ये तो बना लेगा H2SO4, और वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस याद रखना। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, 6th केस हमने पढ़ा, ये इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, और इससे पहले वाला कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। दोनों केसेस जो मैंने बताया वो इस चैप्टर में शायद हो सके क्वेश्चंस ना मिलेगा, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ठीक है, ये H2SO4 वाला इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉल बेस वाला कहाँ से, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस था इसलिए यहीं पे मैंने क्या करा, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये टोटल सारे जितने केसेस हुआ करते थे, ठीक है, सारे मैंने डिटेल में 1 by 1, ठीक है, सारे स्टडी कर लिए। अब ये बात हमने किसकी करी थी, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव
एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो उसमें फेराडेज लॉ से स्टार्ट करेंगे। अब ये तो अभी तक तो हमने बात करी कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, कैसे क्या रिएक्शन होती है, सारी चीज़। अब हम सारी बात करेंगे कितना अमाउंट बनेगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन होने से ये कितना बनेगा, कितनी गैस लिबरेट होगी, कितना प्रोडक्ट मिलेगा, वो हम क्वांटिटेटिव अब डील करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फेराडेज लॉज के साथ। थैंक यू क्लास।